तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि चार्ज एंट्री और क्लेम का प्रोसेस रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में कैसे होता है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें हम 40-50% ये जानने की कोशिश करेंगे मेडिकल बिलिंग फंक्शन में चार्ज एंट्री और क्लेम सबमिशन कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये जो प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस किसी ने ढंग से कर लिया तो इस प्रोसेस से क्या होगा, आपका कलेक्शन रेट 60% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है और 95% भी हो सकता है। चार्ज एंट्री और क्लेम सबमिशन ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर इस प्रोसेस को आपने तरीके से किया आपके मेडिकल बिलिंग कंपनी में तो आपको AR कॉलर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके क्लेम्स 90-95% एक्सेप्टेंस रेट है, पे हो रहे हैं, तो आपको बहुत कम AR डिनायल्स उन टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को ध्यान से सुने। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप YouTube वीडियो में नीचे लिंक में लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और नहीं तो हमारी कंपनी है जयपुर में, वहाँ पे आके आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे सिखाते हैं एंड वी हैव एन अमेजिंग कल्चर एट आवर कंपनी इन जयपुर. Anyway, today I'm going to talk about a charge entry process, and this charge entry process, this particular video I'm making in Hindi because हम लोगों की जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडिया में मोस्टली वो लोग हैं जो हिंदी में बहुत अच्छे से समझते हैं और मेडिकल बिलिंग BPO इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सो हमने बात करी थी अभी तक आप लोगों से चेक इन चेकआउट की, राइट। चेक इन चेकआउट फंक्शन हो गया, उसके बाद में पेशेंट जो है अपने घर चला जाता है। अब रियल बिलिंग का काम शुरू होता है। उस बिलिंग में क्या होता है कि जो चार्ज टिकट बना था जिसमें वहाँ फ़ी स्केड्यूल लिखा हुआ था। फ़ी स्केड्यूल का मतलब ये होता है कि डॉक्टर इस पर्टिकुलर कंसल्ट के इतना पैसा चार्ज करना चाहता है। उसमें उस इंश्योरेंस का नाम लिखा हुआ है, इंश्योरेंस का नंबर लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इस इंश्योरेंस ये पर्टिकुलर 4 कोड हैं और ये पर्टिकुलर CPT कोड है जो डॉक्टर ने बिल करना चाहता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो फ़ी स्केड्यूल होता है वो फ़ी स्केड्यूल काफ़ी उसका जो एनालिसिस होता है फ़ी स्केड्यूल का वो डिपेंड करता है कि मेडिकेयर का पेमेंट या रिएम्बर्समेंट कितना है उस पर्टिकुलर स्टेट में या उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में। अच्छा, मेडिकेयर के भी जो पेमेंट्स है, रिएम्बर्समेंट्स हैं, वो साल में एक बार चेंज होते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन हर लोकेलिटी के अलग अलग पेमेंट होते हैं। तो आपकी लोकेलिटी का जो फ़ी स्केड्यूल है वो मेडिकेयर की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है और फिर उस मेडिकेयर की वेबसाइट से आप उस स्केड्यूल को डाउनलोड करते हैं और अपने प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम में चेंज करते हैं हर साल। सिमिलरली जो कमर्शियल इंश्योरेंसेज आप एक्सेप्ट करते हैं उनके भी पेमेंट और फ़ी स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू द मेडिकेयर, आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ में। ध्यान, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी, राइट। हर इंश्योरेंस कंपनी का इन नेटवर्क एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स के ऑफिस के साथ में होता है, मेडिकल प्रैक्टिस। उस कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या नंबर है, 110% ऑफ मेडिकेयर फ़ी स्केड्यूल है, 90% है, 70% है, क्या है, उसके बेसिस पे वो फ़ी स्केड्यूल लोड किया जाता है। और फिर जब डॉक्टर वो कोड लिखता है तो उसमें से वो नंबर निकल के आता है कि इसके क्या चार्जेस डॉक्टर चार्ज करना चाहता है इंश्योरेंस कंपनी से। अब वो 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। फिर उसके बाद में मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस कंपनी या पेयर, ध्यान है अपने एक बात करी थी, पेयर ये डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट कि डॉक्टर को कितना मिलेगा। तो अगर उसने $300 बिल किए और मेडिकेयर बोलता है यू आर ओनली एंटाइटल्ड फॉर $120, तो बाकी का राइट ऑफ होता है और वो जो पेमेंट है उसकी टीम, जो चेक आता है वो पोस्ट हो जाता है, चेक बैंक में चला जाता है। और अगर कोई डिडक्टेबल है, कोपे है, कोई इंश्योरेंस है, वो पेशेंट को बिल हो जाता है। तो ये तो हो गया प्रोसेस जो अपन ने बात करी थी, है ना, चार्ज एंट्री और क्लेम का प्रोसेस। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम
है ना, प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, क्यों नहीं। बड़ा सिंपल, सच लगता है कि बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, एक फॉर्म ही तो है, उस फॉर्म ही को तो भर के भेजना है, लेकिन उसमें भी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती है, ये सोचने वाली बात है ना, है कि नहीं है। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेटा एंट्री की। आज सुबह हमारे पास में प्रोसेस आया। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स के ऑफिस में 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, जिसमें सारा क्लिनिकल डेटा होता है, और एक होता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर ये दोनों सिस्टम एक ही कंपनी के साथ में दिए हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तब तो बहुत इजी होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कई बार डॉक्टर EMR दूसरा काम में लेता है और प्रैक्टिस मैनेजमेंट दूसरा काम में लेता है। उस केस में क्या होता है, मान लो डॉक्टर ने 20 पेशेंट देखे, 20 में से 2 तो शो अप ही नहीं हुए, आए नहीं, 18 आए। अब वो 18 पेशेंट का डेटा ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम, एक तो आप वहाँ देखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक अगर है भी, HL7 इंटरफेस है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो डेटा फेल हो गया, तो आपके पास में मैकेनिज्म होना चाहिए ये फाइंड आउट करने के लिए कि वेयर आर द मिसिंग क्लेम्स। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी इसमें समस्या ये आती है, जो कि बड़ी कॉमन सी समस्या है, कि इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्टर ने 20 में से 18 ही पेशेंट देखे, अपॉइंटमेंट बने हुए 20 पेशेंट्स के। अब अगर उन्होंने उसको डिसमिस नहीं किया पेशेंट्स को एट द टाइम ऑफ चेक इन, कि भाई 20 अपॉइंटमेंट थे, 2 पेशेंट नहीं आए, तो ये फ्रंट स्टाफ का या नर्सिंग स्टाफ का काम होता है उन पेशेंट्स को डिसमिस करें। अब क्या होता है, आपने उस समय अगर डिसमिस नहीं किया उसको, तो वो बाद में आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाता है, यार पेशेंट तो अपॉइंटमेंट 20 थे, क्लेम्स तो बने 18, इन 2 का क्या करें। तो नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर के ऑफिस को बताना पड़ता है आपको कि भाई ये 2 पेशेंट की मिसिंग है चार्ट स्लिप्स। तो फिर वो बोलते हैं ये 2 पेशेंट तो शो अप ही नहीं हुए, उसको आप डिसमिस करो। बट अगर ये डिसमिस का काम शुरू में ही हो जाता, डॉक्टर के लेवल पे हो जाता, तो आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि वहाँ नहीं हुआ, तो इसलिए बिलिंग कंपनी के ऊपर ये बर्डन आता है। तो कई बार आपको ये देखना पड़ता है कि एफिशिएंसीज कहाँ पे हैं और वेयर थिंग्स आर फॉलिंग। इसीलिए हम जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं ना, इसका है नाम है पॉट होल्स, कि वेयर आर द प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, उनको पहले ही आप पकड़ लीजिए ना, प्रिवेंटेटिवली, कि भाई आपको पता है जिस दिन चेकआउट हुआ, चेकआउट हो गया, आपके पास 20 पेशेंट की लिस्ट थी, 20 में से 18 का ही चेकआउट हुआ, तो 2 पेशेंट जो हैं मिसिंग है, आप उसी समय उसको डिसमिस कर दो। तो फिर क्या है कि आपका रिकंसिलेशन हो जाएगा, 18 पेशेंट चेक इन हुए, 18 पेशेंट गए, उसका क्लेम टिकट बना, पूरे दिन का एक बैच बना, उसमें 18 पेशेंट थे। तो बहुत ईजी है, किसी को भी कभी चेक करना हो कि 3 तारीख को कितने पेशेंट देखे डॉक्टर ने 18 पेशेंट देखे, आपके पास में रिपोर्ट आ गई। तो इसकी एक रिपोर्ट बनती है। तो इसका तरीका ये होता है कि जब भी आप चार्ज एंट्री शुरू करें या क्लेम सबमिशन शुरू करें या क्लेम क्रिएशन शुरू करें, एवरी डे आप एक बैच खोलें। सबसे इजी प्रोसेस है, जब वो बैच खोलेंगे उस दिन का नया बैच होगा, वो एवरी डे विल हैव अ यूनिक बैच नंबर। तो आपको पता होगा आज की डेट का, आज की तारीख का ये एक नया बैच है, और जब काम ख़त्म हो जाए तो उस बैच को क्लोज करें। तो आपको पता होगा जब आपने 18 पेशेंट बिल कर दिए, फिर आपने बैच क्लोज कर दिया, तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसको बैच रिपोर्ट बोलते हैं एंड ऑफ द डे। उस बैच रिपोर्ट से किसी को भी सुपरवाइज़र लेवल पे, डॉक्टर के लेवल पे, किसी को भी ये पता करना हो कि मैंने आज कितने पेशेंट देखे थे और कितने पेशेंट मैंने बिल किए, उस एक रिपोर्ट से पता चल जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ईजी टू हैंडल। तो पॉट होल या कमी क्या थी, कमी ये थी कि डेटा एक सोर्स से आता है, एक डेस्टिनेशन पे आता है, अगर वो डेटा मैच कर जाता है तब तो बहुत इजी है काम करना। अगर डेटा मैच नहीं करता तो उसके रिकंसिलेशन में जितना टाइम एंड एफर्ट लगता है, इट इज़ ऑल अनपेड एफर्ट। तो ये हमको थोड़ा सा